नमस्कार मेरे जो हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं जरा ध्यान दें और अगर कोई कंपटीशन वाला है तो वो भी ध्यान दें। तो हिंदी में ये विराम चिन्हों का प्रयोग आज आपको जानना है। योजक चिन्ह क्या होते हैं, पूर्ण विराम क्या है, अर्ध विराम क्या है, प्रश्नवाचक क्या है और कोष्ठक चिन्ह क्या है। आज हम इन सारे चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम इन सारे चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्प विराम क्या है। अल्प विराम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा और विराम का मतलब होता है ठहरना, अर्थात जहां पर थोड़ा सा रुका जाता है। देखिए कॉमा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। पढ़ते या बोलते समय थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता, गीता और सुनीता। सीता, गीता और सुनीता, तो हमने कहा सीता, गीता और सुनीता, तो हल्का सा यहां अल्प विराम हमने लिया। ये सुंदर वृक्ष जो तुम देख रहे हो आम का वृक्ष है। देखो ऐसे हमने प्रयोग किया इसको, तो यहां पर प्रयोग भी आपको दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, यहां पे प्रयोग भी हमने आपको दिखा दिया है कि ये जो सुंदर वृक्ष है, ये जो तुम देख रहे हो, तो ये सब कामा लगा है यहां पे। देखो ये कॉमा लगा, ठीक ठीक है। ये सुंदर वृक्ष, कॉमा लगा दिया, जो तुम देख रहे हो, क्योंकि रुके हैं हम। कितना रुके हैं, अल्प रुके हैं, थोड़ा सा रुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुके हैं, तो थोड़ा सा जब रुके हैं तो अल्प विराम तो लगेगा। तो अल्प विराम जान गए, अल्प विराम यानी कॉमा, हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम यानी कि हमको क्या लेना है, आधा विराम, यानी आधा विराम, अल्प से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, अल्प से थोड़ा सा ज्यादा विराम लेना है, वही अर्ध विराम है। अर्ध विराम सेमीकलन, अल्प विराम से कुछ समय अधिक रुकना हो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी थोड़ा सा अधिक हमें अल्प विराम में बिल्कुल तनिक रुकते हैं और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा जहां पर रुकना होता है वहां पर अल्प विराम मतलब आधा अर्ध विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम के बीच का यह चिन्ह है। जैसे देखो, तो अब ये कैसे लगता है, इसको आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अल्प विराम ऐसे लगता है, ये जो बिंदी लगी होती है और कॉमा के ऊपर बिंदी लग जाए तो ये अर्ध विराम है, और कॉमा लग जाए तो ये अल्प विराम है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अल्प विराम, और ये क्या है, ये अल्प विराम है, ये क्या है, ये अर्ध विराम है। समझ गए आप। बिंदी लगी हो तो अर्ध विराम और बिंदी न लगी हो तो अल्प विराम। यानी कि बिंदी जब लगी है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमीकलन यानी अर्ध विराम, और बिंदी नहीं लगी है तो क्या कहेंगे, कलन, कॉमा। ठीक है, कॉमा कहेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में के बोलता है, के बोलता है, बोला था फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप बोला था। और हिंदी में ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, डंडा खींच तो पूर्ण विराम हो जाए। तो पूर्ण विराम जहां पर वाक्य समाप्त हो जाए, वाक्य पूर्ण हो जाए वहां पूर्ण विराम, जहां वाक्य पूर्ण हो जाए वहां पूर्ण विराम। ठीक है, जैसे वह मेरठ गया, अब यहां पर देखो गया है, पूरा हो गया, हम रुक गए, बिल्कुल रुक गए, पूरी तरह रुक गए, तो यहां पूर्ण विराम। तो अब तक आपने सीखा, क्या सीखा, ये हो गया अल्प विराम, ये हो गया अर्ध विराम और ये हो गया पूर्ण विराम। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक ऑलरेडी दे दी है, आप जाकर के डाउनलोड कर लेना। ओके, पहली ही लिंक होगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं योजक चिन्ह की। योजक क्या है, योजक हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं योजक चिन्ह को। योजक चिन्ह का अर्थ है जोड़ने वाला। योजक यानी योग से बना योजक। तो योजक का क्या अर्थ है, योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, यानी जो जोड़ता है। क्या, जो जोड़ता है, जो क्या जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है। जो चिन्ह दो पदों को आपस में जोड़ता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, समास बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, सीताराम, चाचा भतीजा। अल्प विराम से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, इसके बाद तो अब तक आपने क्या जाना, ये जाना, ये क्या है,
अल्प विराम, ये क्या है अर्ध विराम, ये क्या है पूर्ण विराम, ये क्या है योजक चिन्ह। समझ में आया। अब आओ बात कर लेते हैं निर्देशक चिन्ह की, जिसको आप कहते हैं डैश। देखो योजक और डैश में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है समझिए। यह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है। क्या होता है आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह बिल्कुल इतना सा लगाते हो और ये जो निर्देशक चिन्ह होता है ये थोड़ा सा लंबा हम कर देते हैं। ठीक है, तो समझिए आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्ष के वाक्यों वाक्यांशों अथवा दो के मध्य समय या भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब ये क्या लगा, ये लग गया निर्देशक चिन्ह। उन्होंने निर्देश दिया है, कहा है, तो जब निर्देश दिया है और कहा है तो अब यहां पर जो लगेगा वो क्या लगेगा, निर्देशक चिन्ह लगेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हो गया। तो योजक चिन्ह जान गए। अच्छा समझिए, अंत में मैं फिर से पहचान ट्रिक बताऊंगा, पहले विवरण समझ लीजिए। ठीक, फिर देखिए फिर क्या है, फिर जो आपका है ये क्या है। अब विवरण चिन्ह देखो भाई, विवरण चिन्ह क्या होता है, कलन एंड डैश। अब देखो विवरण चिन्ह होता क्या है। विवरण चिन्ह सबसे पहले आप देखो ये होता है विवरण चिन्ह, ये ठीक है, ये विवरण चिन्ह है। थोड़ा सा मैं पतला करके दिखाता हूं आपको। जैसे आपने लिखा प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना आपने लिखा, ठीक, प्रस्तावना में थोड़ा और पतला कर लेता हूं। जैसे आपने लिखा क्या प्रस्तावना, ठीक, यहां पर डाला प्रस्तावना। तो विवरण चिन्ह दो प्रकार, एक तो ऐसे भी आप प्रस्तावना लिख सकते हैं, ठीक है, प्रस्तावना कोई हेडिंग के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है वो विवरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब मान लो आपने प्रस्तावना लिखा है, प्रस्तावना लिखा है, तो आप प्रस्तावना में ये भी चिन्ह लगा सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिए, या ये दो बिंदी विसर्ग रख के आके एक चिन्ह लंबा सा खींच दीजिए, ये भी आपका विवरण चिन्ह हो जाता है। तो कोई भी विवरण चिन्ह देने के लिए, विवरण देने के लिए विवरण से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है वही क्या है, विवरण चिन्ह है। जैसे वचन दो होते हैं, जैसे ये डैश लगाया, इसको आप क्या कह सकते हैं, निर्देशक चिन्ह भी कह सकते हैं। लेकिन विवरण चिन्ह जो असली वाला है ये है, ये असली वाला विवरण चिन्ह है। एक वचन बहुवचन ऐसे कर दिया गया डैश करके, तो क्या है, विवरण चिन्ह है। फिर आप देखिएगा सातवां और अंतिम चिन्ह, देखिए सातवां, हाँ नहीं अभी और हैं, सातवां चिन्ह देखिएगा प्रश्नवाचक। अरे कौन नहीं जानता भाई साहब, इस हंसिया को कौन नहीं जानता है ना, इस हंसिया को कौन नहीं जानता है। उठाया मुंह और लगा दिया हंसिया, क्या लगा दिया, लगा दिया हंसिया। हंसिया जानते हो ना, हंसिया, ये तो है, क्वेश्चन मार्क कौन नहीं जानता है, क्वेश्चन मार्क सभी जानते हैं। एक प्रश्न बहुत बनता है कि हिंदी में ही ओनली प्रयुक्त होता है, वह चिन्ह कौन सा है, तो ये है आपका पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम जो है ये ओनली हिंदी में ही प्रयोग होता है और इसको आप अंग्रेजी में नहीं पाएंगे, बाकी सारे चिन्ह अंग्रेजी में प्रयोग होते रहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में प्रयोग होते रहते हैं। हाँ जी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखिएगा, प्रश्नवाचक कौन है, क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जो लगता है पूर्ण विराम के स्थान पर, उसी को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। वह कौन है, तुम क्यों जा रहे हो, वह कहां जा रहा है। अब आ गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको कौन नहीं जानता है भाई, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन नहीं जानता है। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन को कौन नहीं जानता, आश्चर्य विस्मय, जहां पर आश्चर्य हो, हर्ष व्यक्त करना हो, शोक हो, घृणा हो आदि भाव हों और उन भावों को दर्शाने के लिए या प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक या संबोधन बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे भगवान, और ये पूर्ण विराम के नीचे समझ लो एक बिंदी की तरह होता, पूर्ण विराम के नीचे आप बिंदी लगा दीजिए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। जैसे कि अच्छी, तो यहां पे लगा दिया अच्छी के नीचे, ये हो गया विस्मयादि बोधक। आगे बढ़ो, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण जानते हो,
उद्धरण चिन्ह किसको कहते हैं? उद्धरण बोधक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामा। अंग्रेजी तो बहुत जानते हो, हिंदी समझ लो। उद्धरण बोधक चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामा, जब किसी की उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझिए, हरिवंश राय बच्चन की कविता आ रही रवि की सवारी में सूर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये आ रही रवि की सवारी क्या है? एक कविता है। तो बीच में जब आ जाता है क्या, बीच में जब किसी कविता की पंक्ति को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है या किसी का नाम रख दिया जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो एकल उद्धरण चिन्ह जो सिंगल इन्वर्टेड कामा, जैसे नाम में जैसे लगा दिया गया बच्चन, बच्चन ने लिखी है तो बच्चन में सिंगल इन्वर्टेड कामा। जैसे पूरी कविता की पंक्ति ही लिख दी जाए तो डबल इन्वर्टेड कामा। डबल कैसे लगता है? डबल ऐसे इन्वर्टेड कामा लगता है, समझिएगा। फिर कोष्ठक चिन्ह क्या होते हैं? कोष्ठक यानी ब्रैकेट वाले चिन्ह। तो मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ये सब आप जानते हैं, ये कोष्ठक चिन्ह है, ब्रैकेट्स हैं। इसका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों के शब्द से अलग व्यक्त करने के लिए तथा नाटक या एकांकी के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें कोष्ठक के भीतर लिखा जाता। आपने एकांकी पढ़ी, एकांकी में देखो कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा? एकांकी में वही तो पढ़ा, बीच में लिखा है थरथराते हुए बोला, कपकपाते हुए बोला, हंसते हुए बोला, वो हंस पड़ा, हंसते हुए बोला, अट्टहास करते हुए बोला। तो ये बीच में कोष्ठक चिन्ह में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऐसी सामग्री प्रायः मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती हैं। जैसे लिंग दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। तो 1, 2 में क्या लगा है? कोष्ठक चिन्ह लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए कोष्ठक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट। ठीक, अब आता है लोप चिन्ह या अपूर्णता सूचक चिन्ह। अपूर्णता सूचक चिन्ह, ये देखो लोप चिन्ह ऐसे से XX लगा दिया, इनकम्प्लीशन मार्क इसको कहते हैं। लोप चिन्ह समय या स्थान के अभाव में जब पूरा उद्धरण ना देकर उसका कुछ अंश देकर छोड़ दिया जाता है तो ऐसे में उस छोड़े गए अंश के स्थान पर लोप चिन्ह या अपूर्ण चिन्ह लगा देते हैं। कविताओं के उद्धरणों के, ठीक है, उद्धरणों लिखा, कविताओं के उद्धरणों के बीच में से छोड़े गए भाग के स्थान पर लगाया जाता है। जैसे राखी मुख पर सखी मुख पर घूंघट डाले, और यहां पर हमने ये पंक्ति छोड़ दी है तो इसमें ऐसे चिन्ह लगा देंगे। यहां पर अगर हमने पंक्ति लिखी होती तो ये चिन्ह नहीं लगाते, ये पंक्ति लिखी नहीं हमने है, अगर पंक्ति हम लिख देते तो ये चिन्ह नहीं लगाते। ठीक है, तो अंचल में सखी, हाँ सखी है यहाँ पे, सखी मुख पर घूंघट डाले, अंचल में हाँ कुछ करके है, कुछ छुपाए, ये वाली पंक्ति यहां पर है, लेकिन वो तो लोप हो गई। जीवन की गोधूली में चुपके से तुम आए, तो ये दो बीच की पंक्तियां जब गायब कर दी गई हैं और यहां पर इसीलिए लोप सूचक चिन्ह दे दिया गया है। तमाम कविताओं में आपने देखा होगा ना। तो लोप सूचक चिन्ह आप समझ गए। अच्छा, लोप सूचक ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे उसने कहा, उसने कहा। अब यहां पर क्या कहा हमको नहीं लिखना है, कुछ कहा, ये लोप सूचक यानी लोप हो गया। कुछ उसने कहा, चुपके से तुम आए, तो इसके बीच में कुछ कहना था लेकिन नहीं कहा तो लोप सूचक लगा दिया गया। अच्छा, गद्यात्मक उद्धरणों में छोड़े गए स्थान पर ऐसा होता है, देखो यहां पर, ठीक है, घट में एक ही राम रमते हैं, ठीक, तो यहां पे लगा दिया गया। अच्छा, संक्षेप चिन्ह किसे कहते हैं? संक्षेप जानते हो? जैसे प्रोफेसर, जैसे आपने लिखा प्रोफेसर, अब यहाँ पे ये संचय जो गोला छोटा सा बनता है इसी को हम संक्षेप चिन्ह कहते हैं। यानी शब्दों के संक्षिप्त रूप में, यानी शॉर्टकट अपनाने के लिए हम संक्षिप्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शब्दों के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए संक्षिप्त शब्द के बाद शून्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर, प्रो, डॉक्टर, डॉ, मेरठ विश्वविद्यालय में भी, ऐसे करके ये जो गोला जीरो बनता है ना, तो इसी को कहते हैं संक्षेप चिन्ह। फिर आ गया है समता सूचक। समता सूचक इज इक्वल टू जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, 1m बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। समता सूचक माने बराबर का चिन्ह। जब एक वस्तु की तुलना समानता दूसरी वस्तु से की जाती है तो दोनों के बीच में समता सूचक, समानता सूचक या
बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अच्छा, फिर क्या है, फिर क्या है, परिणति सूचक, ठीक है, परिणति सूचक चिन्ह, परिणति, ठीक है, परिणति, परिणति होता है, परिणति। तो यहां मतलब ये होता है कि ग्रेटर देन वाला ना, परिणत सूचक जिसको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन कहते हो, वही होता है परिणति सूचक। किसी वर्ण अक्षर के विकास की दशा का बोध कराने के लिए परिणति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नृत्य, नच, नाच, ठीक ठीक, नृत्य, नच, नाच। अब आप समझिए, यानी ये जिधर का इसका मुंह बड़ा, इधर का व्यक्ति बड़ा, ये एक लंबी रेखा है, ये एक छोटी रेखा है, तो जिसका जिधर मुंह बड़ा होगा वही चीज बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। इसीलिए यानी सबसे श्रेष्ठ शब्द है नृत्य, फिर उससे थोड़ा सा डाउन शब्द है नच, और फिर सबसे डाउन शब्द जो है वो नाच है, ठीक, समझ गए आप। तो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं परिणति, परिणति सूचक, परिणति, यहां पे लिख लीजिएगा परिणति। परिणत का मतलब क्या होता है, अवनति सूचक, ठीक है। अच्छा, हंसपद किसे कहते हैं, हंसपद चिन्ह किसे कहते हैं, लिखते समय जब वाक्य में कोई अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंसपद का चिन्ह लगा करके छूटे शब्द या अंश को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे। वचन 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लो यहां पर आपने लिखा वचन प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपने इतना लिख दिया, लेकिन ये नहीं लिखा कितने प्रकार के। तो अब यहां पर हंसपद चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे 3, ठीक है, या ऐसे लगा देंगे, आप कैसे लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे, यहां लिख देंगे 3 और यहां पर ऐसे चिन्ह लगा देंगे, तो ये होता है हंसपद सूचक। अब होता है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह कौन सा होता है, अंडरलाइन। ये रेखांकन का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। अंडरलाइन समझते हो, वाक्य में किसी विशेष शब्द या अंश पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसके नीचे रेखा खींच दी जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंडरलाइन या रेखांकन कहते हैं। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो 4 पुत्र के नीचे जो खींची गई क्या है, रेखांकित अंश है। निर्देश चिन्ह क्या होता है, हम तीर बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, निर्देश चिन्ह कहते हैं, तीर बना करके। शोधन या प्रूफ रीडिंग में इस चिन्ह का प्रायः प्रयोग होता है। जब कोई बात अन्यत्र लिखनी हो तो उसे यथास्थान लाने के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता है सुंदर लड़की। फिर होता है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह तो आप जानते हो, आए खूब लगा देते हो डिट्टो। जब ऊपर की पंक्ति में लिखी गई बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो, दोहराना हो, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, तो यहां बदल दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये चीज रिपीट कर दी गई। तो रिपीट करने के लिए हमको रिपीट नहीं करना है, हमको क्या करना है, उसी का चिन्ह लगा देना है। फिर आता है टिप्पणी सूचक चिन्ह। अब आप पूछोगे टिप्पणी क्या है, कमेंट जानते हो आप, वही टिप्पणी समझ लो। नोट और अच्छा ये क्या लिखा है, आस्टरिक चिन्ह, हाँ आस्टरिक साइन, नोट्स और आस्टरिक साइन। अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है भाई। साहित्यिक लेखादि में लिखते समय किसी, अच्छा साहित्यिक लेख आदि लिखते समय किसी भाव या ग्रंथ आदि पर टिप्पणी करनी होती है, तो उस विचार को उद्धृत करके उसके अंत में टिप्पणी सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे रामचरितमानस, अब यहां टिप्पणी सूचक स्टार लगा दिया गया। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, तो अब सबसे नीचे पेज में आएंगे तो वहां पर लिखा होगा कि ये ऊपर जो हमने टिप्पणी की है स्टार जहां पे लगा उसका मतलब ये है, ठीक है, उसी पेज में नीचे। समाप्ति सूचक चिन्ह, अब जब हम कोई पेज लिख होते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो नीचे ऐसे 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 कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं,
ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, तमाम समाप्ति सूचक तमाम प्रकार के हम बना लेते हैं। जैसे दी एंड जिसको बोलते हैं, किसी निबंध, कहानी, नाटक, पुस्तक आदि की कार्य की समाप्ति पर आपने सुलेख लिख ली, आपने पूरी अपनी फेयर कर डाली है, आपने एग्जाम की कॉपी लिख दी है, नीचे समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, तो हम ऐसे ऐसे समाप्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे 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 लिख सकते हैं, ये समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। चलिए बच्चों, अब आप इसको क्या करिएगा, अब आप इसको जो है क्या करना है आपको, अब मैं फिर से टेस्ट लेता हूं आपको। देखो देखो, मैं पूछता हूं आपसे कि बताओ हंसपद चिन्ह कैसा होता है, तो आप बताएंगे ये होता है। हम आपसे पूछेंगे परिणति चिन्ह कैसा होता है, तो आप बताएंगे ये परिणति चिन्ह होता है। देखो ये वाला नहीं है, परिणत चिन्ह ये बताया जाएगा, इधर मुंह बड़ा होगा। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे प्रश्नवाचक, तो आप बोलेंगे ये प्रश्नवाचक है। संबोधन, तो ये संबोधन है। हम आपसे बोलेंगे अल्प विराम, तो ये है। अर्ध विराम, तो ये है। कॉमा, तो ये है। पूर्ण विराम, ये है। टिप्पणी सूचक चिन्ह स्टार बना दो, टिप्पणी सूचक चिन्ह हो गया। लोप सूचक चिन्ह, रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन कर दो। योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह हो गया, डबल उद्धरण यानी इन्वर्टेड कामा। अगर हम आपसे पूछेंगे हंसपद, तो आप यही बताएंगे हंसपद, है ना। अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ भैया, बताओ विवरण चिन्ह क्या होता है, तो ये हो गया विवरण चिन्ह। ठीक, ये भी विवरण। अगर हम आपसे पूछ लें योजक चिन्ह होता है, तो योजक चिन्ह यहां होता है। अगर पूछ लें माता पिता में कौन सा चिन्ह है, तो योजक चिन्ह लगा हुआ है। अगर हम पूछ लें प्रस्तावना के बाद जो लिखा गया है वो कौन सा चिन्ह है, तो आप कहेंगे क्या है, विवरण चिन्ह है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आप जो है सॉरी कमेंट में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चिन्हों की डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, शेयर जरूर कर देना।